आधुनिक भारत पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो पहला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है, जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमरावों की साज सज्जा और ऐश्वर्य, व्यापारियों के धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। तो जो चकाचौंध थी वो समाप्त हो गई। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालती है। इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर विवाद है। पतन के कारणों के बारे में इतिहासकार 2 गुटों में बंटे हैं। एक गुट जिसमें यदुनाथ सरकार, एस.आर. शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकार शामिल हैं, का मानना है कि औरंगजेब अपनी नीतियों, धार्मिक, राजपूत, दक्कन आदि के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। दूसरे गुट जिसमें सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली, शिरीन मूसवी आदि शामिल हैं, ने मुगल साम्राज्य के पतन को व्यापक संदर्भ में देखते हुए इसके बीज को बाबर के शासनकाल में ही ढूंढ लिया है। इन इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घावधिक प्रक्रिया का परिणाम माना है। तो इन्होंने दीर्घावधिक प्रक्रिया का परिणाम माना है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण संक्षेप इस प्रकार हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है क्या क्या है। पहला है, औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया। साथ ही दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। उसे उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव और उनकी शासक निर्माता की छवि भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। 5वां पॉइंट है, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाकर मंदिरों को तोड़ने का आदेश देकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा दिया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य पतन की गर्त में पहुंच गया। 6वां पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब की नीतियों का प्रबल सर्वाधिक विरोधी उसका पुत्र शाहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। जाजो में जून 1707 ईस्वी में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम है, उनका डेट याद रखना है। और ये क्रोनोलॉजी में दिए हुए हैं, जितने भी ये लोग मुगल जो ये इनका है, ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो बहादुर शाह प्रथम का टाइम था 1707 से 1712 ईस्वी। 65 वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। बहादुर शाह प्रथम अपनी शांतिप्रिय नीति और मिलनसार स्वभाव के कारण शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त किया। बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1683 ईस्वी में
इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। तो बहादुर शाह ने। सिख नेता बंदा बहादुर, जो सिख नेता थे बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बंदा से पूर्व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को संतुष्ट करने के लिए बादशाह ने गुरु के सम्मान में खिलअत तथा उच्च मनसब प्रदान किया था। सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का घोतक था। तो किसने कहा ये? सर सिडनी ओवेन ने। इतिहासकार खफी खां ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहने लगे। तो क्या कहते थे बहादुर शाह प्रथम को? साहे बेखबर। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह अगला मुगल बादशाह बना। तो बहादुर शाह के बाद कौन बना? जहांदार शाह। तो बहा-जहां, मैंने इस तरह से ट्रिक याद किया है, बहा-जहां। उत्तराधिकार के जहांदार शाह का टाइम था 1712 से 1713, एक ही साल का है। 1712 से 1713 एक ही साल है। बहा-जहां, बहा फिर जहांदार शाह। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह के एक योग्य बेटे जहांदार शाह ने अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता ली, जिसे कालांतर में बादशाह ने वजीर के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया। जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में खफी खां ने लिखा कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था। वजीर जुल्फिकार खान ने अपने एक चाटुकार सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जुल्फिकार खान ने जागीरों एवं ओहदों की अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाया। जुल्फिकार द्वारा इजारा अथवा भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देने के कारण उत्तरोत्तर मुगल काल में कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। बादशाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार के समय में मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। अजीमुस शान के पुत्र फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ करवाकर हत्या करवा दी। तो किसने मरवा दिया? अजीमुस शान के पुत्र फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ करवाकर हत्या करवा दी। 11 फरवरी 1713 को जहांदार की हत्या कर दी गई। इसे लोग लंपट मूर्ख कहते थे। तो किसे? जहांदार को लंपट मूर्ख कहते थे। इसके बाद आते बहाजहां, फिर रहेगा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर कौन है? इनका टाइम था 713 ईस्वी से 719 ईस्वी तक। 713 से 719 ईस्वी तक। 713 से 719 ईस्वी तक। लाइट खोलने के लिए कह रही हूँ। फर्रुखशियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान बराहा के सहयोग से मिला। फर्रुखशियर को मुगल सिंहासन किन बंधुओं से? सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराहा के सहयोग से मिला। सैयद बंधु, जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे, को सम्मानित करने के लिए फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खान को साम्राज्य के वजीर के पद पर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया। उत्तरोत्तर मुगल काल में अमीरों के विभिन्न गुटों
की शासन निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समय ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। तो ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। तुरानी मध्य एशियाई मूल, ईरानी, फारस और खुरासन के तथा हिंदुस्तानी विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। फर्रुखियर ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क अथवा चिनकिलिच खान को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। इसने औरंगजेब को अपना मुख्यालय बनाया, औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बनाया। तो औरंगाबाद मुख्यालय के रूप में बन गया फर्रुखियर के काल में। कालांतर में फर्रुखियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित किया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखियर से किया था। तो सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित किया और जो अजीत सिंह की पुत्री थी उनका विवाह फर्रुखियर से किया गया था। सिख नेता बंदा बहादुर की फर्रुखियर के समय में हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है 1719 में सैयद बंधुओं में हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की, जिसके तहत मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र का समय से पहले पता चलने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 19 जून 1719 को फर्रुखियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। इन्हीं लोगों ने फर्रुखियर को सिंहासन पर बिठाया और इन्हीं लोगों ने उसको अपदस्थ कर इसकी हत्या करवा दी। फर्रुखियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद्दजात को मुगल बादशाह बनाया। तो जब फर्रुखियर की हत्या हो गई और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच में इन दो लोगों को मुगल बादशाह सैयद बंधुओं ने बना दिया। रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उद्दरजात को मुगल बादशाह बनाया। रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा और रफ़ी उस शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। फर्रुखियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। तो फर्रुखियर को घृणित कायर कहते थे। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में। इसका क्रोनोलॉजी याद रखना ना, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। इसका असली नाम था रोशन अख्तर, लेकिन जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसने अपना नाम रख दिया मोहम्मद शाह की उपाधि से बैठा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो जो निजामुल मुल्क थे उन्होंने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी 1722 में। 1722 में मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खान अथवा निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया, लेकिन 1724 को निजामुल मुल्क बादशाह के संकालू स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों षड्यंत्रों से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। 1724 में चिनकिलिच खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल यानी मुर्शीद कुली खान, अवध सआदत खान, हैदराबाद निजामुल मुल्क, भरतपुर तथा मथुरा बदन सिंह तथा गंगा यमुना के दोआब में कटेहर रुहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद के बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं शक्ति प्रदर्शन हेतु दिल्ली के पार्श्व तक पहुंच गईं। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है नादिर शाह
नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738 से 39 के बीच भारत पर आक्रमण किया। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निजामुल मुल्क कमरुद्दीन खां और खाने दौरा के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें बाद में शहादत खान भी शामिल हो गया था। 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। फिर भी निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत कर लिया। अवध के जो नवाब थे शहादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह बादशाह मोहम्मद शाह और निजाम को बंदी बना ले तथा राजधानी दिल्ली में संचित अपार खजाने को प्राप्त करे। 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया कि ये मीमा किसी की नहीं थे। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। इसने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस शाहजहां द्वारा निर्मित तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक महंगे हीरे कोहिनूर भी वापस जाते समय अपने साथ ले गया। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो तख्ते ताउस था और जो कोहिनूर का हीरा था वो कौन लेके गया, तो कौन लेके गया? नादिर शाह लेके गया। 1739 में वापसी के समय नादिर शाह ने तख्ते ताउस कोहिनूर हीरे के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह भारत से वापस 1739 में गया। 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अवध के नवाब सआदत खान ने नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे न दे पाने पर सआदत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया। नादिर शाह ने उसके बारे में कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। अब्दाली ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। पुनः उसने 1749 में पंजाब पर आक्रमण कर सूबेदार मुइनुल मुल्क को पराजित किया। मच्छीवाड़ा के समीप मुनुपुर में अब्दाली की सेना को मार्च 1748 में शाहजादा अहमद शाह, जिसका मोहम्मद शाह के पुत्र का नाम था अहमद शाह, ने पराजित किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम और हिजड़ों में बिताने तथा उसके असंयत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह अहमद शाह हुआ। तो अहमद शाह जो मोहम्मद शाह का बेटा था, तो अगला अब कौन आएगा? अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम था 1748 से 1754 तक। 1748 से 1754 तक अहमद शाह का टाइम था। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। अहमद शाह के समय में अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार 1748 से 1759 के बीच आक्रमण किया। तो कुल 5 बार आक्रमण किया अब्दाली ने 1748 से 1759 के बीच। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते ये भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे बिला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। मराठा सरदार
मल्हार राव, जो मराठा सरदार थे, मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदर जंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 2 जून 1754 को वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। आलमगीर द्वितीय का टाइम था 1754 से 1759 ईस्वी तक। आलमगीर जो द्वितीय थे अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। इमाद ने 29 नवंबर 1759 को बादशाह की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। तो जो अली गौहर था उसने एक उपाधि धारण की जिसको कहा शाह आलम द्वितीय। अब पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय। तो अली गौहर जो उनका असली नाम था, उन्होंने उपाधि धारण की शाह आलम द्वितीय की। इनका टाइमलाइन था 1759 से 1806 तक। शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे और अपने अमीरों, मराठों तथा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतलियां थे। शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। इस युद्ध में कासिम की ओर से अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने भी हिस्सा लिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। 1780 में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा कर दिया तथा 1806 में शाह आलम की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी हो गया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो अकबर जो द्वितीय था वो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इसके समय में बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 ईस्वी अंतिम मुगल सम्राट हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे। जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे। 1875 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। 1761 से 1770 के बीच नजीबुद्दौला दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच निर्णायक तृतीय पानीपत के युद्ध के समय 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। सैयद बंधुओं को उत्तरोत्तर मुगल काल में शासक निर्माता किंग मेकर्स की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने कुल 6 मुगल बादशाहों को बादशाह बनाया, जो इस प्रकार हैं: रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, नेक सियर, फर्रुखशियर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार ने कहा है कि जब स्वर्ग को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी। नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य थे अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे, कर्नाटक आदि। सबसे पहले है अवध पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 ईस्वी में सआदत खान बुरहान मुल्क ने की। ईरान शिया गुट के इस सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था।
सआदत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए ही सआदत खान ने 1739 में आत्महत्या कर ली। सआदत के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदर जंग, जिसका असली नाम अबुल मसूर खां, अवध का नवाब बना। 1742 में सफदर जंग ने कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार कर लिया। 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। सफदर जंग ने फर्रुखाबाद के बंगश नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। अंततः जयप्पा सिंधिया और मल्हार राव के साथ नवाब ने एक मैत्री संधि की। 1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदर को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। 1754 में अवध में इसकी मृत्यु हो गई। सफदर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुजाउदौला बना। इसने 1759 ईस्वी में अली गोहर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। 1761 ईस्वी में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउदौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेजों और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के बीच लड़े गए बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में सुजाउदौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया। अवध का अगला नवाब सआदत खान 1738 से 1814 ईस्वी हुआ, जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया। अब तक कि उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया तब तक अवध का अगला नवाब जो सआदत खान था, जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि कर ली थी, अंग्रेजों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया जब तक कि उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हैदराबाद, नेक्स्ट टॉपिक है हैदराबाद। हैदराबाद में ये हम पढ़ के आ रहे हैं जो नवीन स्वायत्त राज्य थे, तो अवध के बाद अब किसका नंबर है? हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह, जिसका नाम था मुगल बादशाह, मोहम्मद शाह था जो मुगल बादशाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनकिलिच खान नाम का नाम था निजामुल मुल्क। चिनकिलिच जो खान थे उनका असली नाम निजामुल मुल्क था, ने 1724 ईस्वी में की। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में चिनकिलिच खान को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंप दी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में था। चिनकिलिच खान द्वारा 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। सकरखेड़ा के युद्ध, सुकरखेड़ा भी कहीं कहीं देता है, सकरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खान ने मुगल सूबेदार मुबारिज खान को पराजित किया था। 1748 में चिनकिलिच खान की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई ऐसा योग्य निजाम नहीं था जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकता। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। नेक्स्ट है कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक शादुतुल्ला खान को माना जाता है। इसने आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्ध के मैदान के रूप में किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्रात्मक पत्राचार करने का आरोप लगाकर कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी ओमदुत उल उमेर से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। नेक्स्ट है राजपूत। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में सवाई राजा मिर्जा जयसिंह का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। सवाई राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था।
आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया। ये पूछा जाता है कि जो जयसिंह ने कहाँ कहाँ पे वेधशालाओं का निर्माण कराया था, तो मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में। आमेर के राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी श्रेय दिया जाता है। जयसिंह ने जिज मुहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक ऐसा सेट तैयार करवाया जिसमें खगोल शास्त्र संबंधी परीक्षण में मदद मिलती थी। तो किस नाम से सारणी बनवाई थी? जिज मुहम्मद शाही। नेक्स्ट था भरतपुर। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। जाट नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट है रूहेलखंड। स्वतंत्र रूहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मुहम्मद खान ने किया। रूहेला सरदार नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगश पठानों ने 1714 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे मोहम्मद खां बंगश ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर के बारे में क्या दिया है? तालीकोटा का निर्णायक युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया के अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ उसमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। मैसूर एक वाडियार वंश का शासक था। जो मैसूर पर किसका शासक था? वाडियार वंश का शासक था। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। चिक्का था वो कृष्णराज के समय में दक्कन में मराठों, निजामों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अपने अपने प्रभुत्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। मैसूर इस समय मराठों और निजाम के बीच संघर्ष का मुद्दा बना था क्योंकि मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कर दिया था। दूसरी ओर निजाम मैसूर के मुगल प्रदेश जो निजाम दूसरी ओर निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। 1749 ईस्वी में नंजराज जो मैसूर राज्य में राजस्व और वित्त नियंत्रक था ने हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन को शुरू करने का अवसर दिया। तो हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन को शुरू करने का अवसर दिया। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी समय मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठों के आक्रमण का भय व्याप्त हो गया। परिणाम स्वरूप हैदर अली को राजधानी की राजनीति में हस्तक्षेप कर नंदराज और देवराज की राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश किया। मैसूर राज्य के हैदर विरोधी गुट ने मराठों को मैसूर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1760 में हैदर मराठों द्वारा पराजित हुआ, लेकिन शीघ्र पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई मराठों की पराजय ने हैदर को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर दिया। 1761 ईस्वी तक हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना की। ये पूछा हुआ था पीसीएस के 2023 या 22 के पेपर में पूछा हुआ है कि 1761 में हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। और डिंडीगुल में पूछा है कि किसने डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना है। तो ये पीसीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 22 या 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 तक चला। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे तथा निजाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम तिरुवनमलई संगम में पराजित हुए। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया। हैदर ने मंगलोर पर आक्रमण कर बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल दिया।
1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक खुली चुनौती थी। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट ने 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त अवश्य किया, लेकिन इसका उसे कोई तत्कालीन लाभ नहीं मिला। 1782 में हैदर एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 की हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध के संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया। मैथ्यूज को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि संपन्न हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। मैंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। इनका कार्यकाल था 1782 से 1799 तक। टीपू 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की, खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की तथा 1787 में अपने नाम से सिक्के जारी करवाया। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु धन दान दिया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब, कुस्तुनतुनिया अथवा वारसाय, काबुल और मॉरिशस को दूतमंडल भेजा। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। मैंगलोर, मुलीदाबाद, दाजीदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट, डॉक यार्ड्स का निर्माण कराया। टीपू आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि लेता था। उसने देसी तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमाश्तों की नियुक्ति व्यापारी केंद्र मस्कट, ओरमुज, जद्दाह तथा अदन में किया। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे रैयत से संपर्क स्थापित किया। साथ ही कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पॉलीगर के प्रत्येक अधिकार को जब्त कर लिया। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य, मॉन्स्टर, प्योर एंड सिंपल कहा है। तो सीधा साधा दैत्य कहा है टीपू को साम्राज्यवादियों ने।
नेक्स्ट था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप पर लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा त्रावणकोर पर उसने टीपू ने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मीडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक तथा सामरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए इसे अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यह कथन प्रसिद्ध है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 में हुआ। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। तो 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस समय मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से अड़यार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्किव्स की उपाधि प्रदान की। तो लॉर्ड वेलेजली को मार्किव्स की उपाधि प्रदान की मैसूर को जीतने की खुशी में। अब यहाँ पे आंग्ल मैसूर संघर्ष एक नज़र में लिखा है, इसको पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच। उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग थे। मद्रास की संधि हुई हैदर और अंग्रेजों के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही मैंगलोर की संधि हुई हैदर और अंग्रेजों के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 99। कॉर्नवालिस के समय पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अब हैदर का बेटा टीपू आ गया, टीपू और अंग्रेजों के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वेलेजली के टाइम पे हुई, टीपू की मृत्यु। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्य पंजाब। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशिष्ट वेशभूषा, केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा आदि धारण करना होता था। गुरुत्व के सिद्धांत के खत्म होने के बाद सिखों की पवित्र पुस्तक ग्रंथ साहिब ने धर्म गुरु का स्थान ले लिया और सामान्य सिखों की खालसा सभा ही लौकिक मार्गदर्शन तथा नीति निर्धारक बन गई। गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर, जिसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, ने पंजाब के सिख किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष 1707 से 1715 तक संघर्ष किया तथा सिखों को दुर्जय शक्ति बनाया। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा पातशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या कर दी गई, जिसके बाद सिख राष्ट्र का भाग्य निम्नतम स्तर पर पहुंच गया।
फर्रुखियर की मृत्यु और मोहम्मद शाह के समय पंजाब पर नादिर शाह के आक्रमण ने सिखों को एक बार फिर अपने को संगठित करने का अवसर प्रदान किया। 1726 ईस्वी में पंजाब में नियुक्त मुगल सूबेदार जकारिया खान ने सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर एवं नवाबी देने का प्रस्ताव किया। जकारिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दी गई। कालांतर में कपूर के नेतृत्व में ही पंजाब के सिख कृषक जो पृथक पृथक जत्थों में बटे थे को संगठित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभाजित हो गया। कनिंघम ने कहा, मिसल को अरबी भाषा का शब्द बताया जिसका अर्थ है समान या एक जैसा। प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्यों का संचालन करती थी। अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचारों के कारण उस समय पंजाब में अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। दल खालसा ने अव्यवस्था की स्थिति थी, अर्थव्यवस्था गलती से पढ़ दिया मैंने, फिर से पढ़ देती हूँ। अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचारों के कारण उस समय पंजाब में अव्यवस्था की स्थिति थी। दल खालसा ने अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1753 में राखी प्रथा आरंभ की। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 यानी 1/5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंधन करता था। इस प्रणाली द्वारा ही सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। अब यहाँ पे 12 सिख मिसलें दी हुई हैं। तो मिसल है अहुलवालिया मिसल, इसके नेता संस्थापक थे जस्सा सिंह। सूकर चकिया मिसल, इसके संस्थापक थे चरत सिंह। सिंहपुरिया मिसल, नवाब कपूर सिंह। भंगी मिसल, छज्जा सिंह। फुलकिया मिसल, संधू जाट चौधरी। रामगढ़िया मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया। कन्हैया मिसल, जय सिंह। शहीदी मिसल, बाबा दीप सिंह। नकी मिसल, हीरा सिंह। बूले वालिया मिसल, गुलाब सिंह। निशान वालिया मिसल, सरदार संगत सिंह। करोड़ सिंधिया मिसल, भगेल सिंह। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा अहुलवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान कौम की उपाधि मिली। इन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। पंजाब में पटियाला, नाभा तथा जिंद रजवाड़ों की स्थापना फुलकिया मिसल द्वारा की गई। फुलकिया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 ईस्वी में तबल ओ आलम एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। इसी मिसल में रणजीत सिंह का जन्म हुआ। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। सिखों ने 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को खत्म कर देग तेज और फतेह मुद्रा लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाए जो पंजाब में सिख प्रभुता के प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। 1763 से 1773 के बीच सिखों ने अपनी सत्ता का विस्तार सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में मुल्तान से उत्तर में कांगड़ा और जम्मू तक विस्तार किया। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे। महासिंह की मिसल का अधिकार रावी तथा चेनाब के बीच के क्षेत्र पर था। नेक्स्ट है रणजीत सिंह और पंजाब। रणजीत सिंह और पंजाब 1792 से 1839 तक। काबुल के शासक जमन शाह अब्दाली का पुत्र ने रणजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर की सूबेदारी सौंपी। 1799 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार कर फरीदकोट, मुलेर, कोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में
लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि कर ली। अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलज तक स्वीकार कर लिया। उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। ऐसा कुछ क्वेश्चन आर में आया हुआ था। ये जो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे अमृतसर की संधि से रिलेटेड यहीं से लाइन से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड। 1809 में शाह सूजा अब्दाली का पुत्र, जिसको उसके भाई ने अपदस्थ कर दिया था, लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। रणजीत सिंह ने उसे पुनः सत्तासीन करने में सहायता दी। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सूजा से ही वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। सिख सेनापति हरि सिंह नलवा ने जमरूद तथा पेशावर को अफगानों के कब्जे से छीन लिया। अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से चिंतित ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह सूजा को काबुल का शासक बनाया। तभी एक त्रिपक्षीय संधि 1838 में शाह सूजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों की, जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हो गया। ये स्टेटमेंट थी शायद। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो पंजाब बेस्ड आर के री एग्जाम में भी पूछा हुआ था और जिसका कैंसिल पेपर था उसमें भी इनसे रिलेटेड पूछा हुआ था क्वेश्चन। प्रशासन। रणजीत सिंह महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। इसने ब्रिटिश और एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल, सुप्रशिक्षित एवं सुसंगठित सेना का गठन किया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों अलार्ड बेंतुस कोर्ट अविटेबिल के सहयोग से एक ऐसी सेना का गठन किया जिसमें यूरोपीय सैनिक एवं अधिकारियों के साथ साथ सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरे, पंजाबी, मुसलमान आदि शामिल थे। राजा रणजीत सिंह को स्थायी सेना फौज ए आइन के नाम से भी जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। तो इनकी सेना को फौज ए आइन के नाम से जाना जाता था, एशिया में सेकंड रैंक पर आती थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना खोला जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए। रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया तथा अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानक शाही सिक्के का नाम दिया। रणजीत सिंह के सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हरि सिंह नौला, दीनानाथ वित्त मंत्री और फकीर अजमुद्दीन थे। रणजीत सिंह को कारदार नामक अधिकारी शासक की ओर से राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उत्पाद तथा सीमा शुल्क अधिकारी और लोगों का सामान्य पर्यवेक्षक का कार्य करता था। इतिहासकार हंटर महोदय ने रणजीत सिंह की फौज के बारे में कहा कि स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैंपबेल के आयरन साइड्स लौह सैनिक के बाद इस सेना का कोई जोड़ा नहीं। यूरोपीय यानी फ्रांसीसी विक्टर जैकविमो ने रणजीत को एक असाधारण पुरुष, छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह के सिंहासन रोहण के बीच 1843 ईस्वी तक 3 अयोग्य उत्तराधिकारी क्रमशः खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह ने शासन किया। 1843 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह राजमाता झिंदन के संरक्षण या प्रतिशासन में सिंहासन रूढ़ हुआ। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग्स गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे।
अंग्रेजी सेना ने सर ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। सिख सेनाओं को क्रमशः फिरोज शाह, ओलीवाल, सोबराव में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ लाहौर संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को संपन्न हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार, पहला, सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया। दूसरा, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना थोपा गया। तीसरा, सिख सेना में कटौती कर 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया। चौथा, एक ब्रिटिश रेजिमेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी झिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान किया। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 रुपये में गुलाब सिंह को बेच दिया। 16 दिसंबर 1846 को संपन्न एक अन्य संधि, भैरोवाल की संधि की शर्तों के अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी जिंदन को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। अमाउंट भी पूछ लिया जाता है, कितनी पेंशन पे जिंदन को शेखपुरा भेज दिया गया? 48,000 रुपये की वार्षिक पेंशन पर। सर हेनरी लॉरेंस लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 का तत्कालीन कारण था। मुसलमान के सूबेदार तत्कालीन कारण क्या था द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध का? मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। मूलराज शेर सिंह और छत्तर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। चिलियानवाला युद्ध जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी ने चिलियानवाला युद्ध के परिणाम के बारे में कहा कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। इस युद्ध के बाद डलहौजी ने गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया। नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 को गुजरात युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1949 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी झिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। नेक्स्ट है बंगाल। मुगलकालीन सूबों में बंगाल सबसे धनी प्रांत था। अपनी समृद्धि और राजधानी दिल्ली से दूरी के कारण यहाँ के शासक प्रायः केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। 1701 ईस्वी में मुर्शीद को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली एक साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार था। मुर्शीद कुली खान ने 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। वैसे इजारेदारी व्यवस्था से किसानों के शोषण में तेजी आई, लेकिन सरकारी खजाने में धन की मात्रा में वृद्धि हुई। मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्हें वार्षिक कर और नजराने भेंट में देता रहता था, क्योंकि वह मुगलों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना चाहता था। मुर्शीद को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। उसने व्यापार की गति को भी बढ़ाया। 1726 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन के प्रमुख प्रशासनिक सलाहकारों में शामिल थे राय एन रायन, आलम चंद वित्त विशेषज्ञ, जगत सेठ, फतह चंद साहूकार
तथा अली वर्दी खान और हाजी अहमद खान। शुजाउद्दीन ने अली वर्दी खान को 1739 में बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। इसी समय शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आलम उद दौला हैदर जंग सरफराज खान बंगाल का नवाब हुआ। इतना बड़ा नाम है। आलम उद दौला हैदर जंग सरफराज खान बंगाल का नवाब हुआ 13 मार्च 1739 में। सरफराज की प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण शीघ्र ही बंगाल में हुई एक क्रांति द्वारा सरफराज को राज सिंहासन और जीवन दोनों का त्याग करना पड़ा। अली वर्दी खान के नेतृत्व में हुई इस क्रांति में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। 1740 ईस्वी में राजमहल के समीप लड़े गए घिरिया के युद्ध में सरफराज खान बुरी तरह पराजित हुआ। बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी हुआ, जो बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब सिद्ध हुआ। 8 वर्ष तक लगातार बंगाल में मराठा आक्रमण को उस समय विराम मिला जब 1751 ईस्वी में अली वर्दी खान ने मराठों से एक संधि कर ली। अली वर्दी एक योग्य शासक था। इसने अपने शासनकाल में भूमि सुधारों के अलावा व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। इसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की अपनी अपनी बस्तियों के किलेबंदी का विरोध किया। अली वर्दी खान के शासनकाल के अंतिम दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। दूसरी ओर मराठा आक्रमणों ने भी इस समय नवाब को तंग किया। 1756 ईस्वी में जल स्रोत की बीमारी से अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। अली वर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में कहा है कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगी। अली वर्दी की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसके लिए बंगाल का शासन फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का सेज साबित हुआ। स्मरणीय तथ्य एक नज़र में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ उत्तरोत्तर मुगल कालीन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक बना। मुअज्जम ने 1689 को औरंगजेब द्वारा कैद किए गए मराठा राजकुमार शाहू को आज़ाद कर दिया। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को बहादुर शाह ने बंद करवा दिया। इसे साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बहादुर शाह को। बहादुर शाह को उत्तरोत्तर मुगल शासक जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई तथा मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखशियर मुगल शासक के समय में सैयद बंधु अस्तित्व में आए। कालांतर में इन्हें शासक निर्माता के रूप में जाना गया। फर्रुखशियर ने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। फर्रुखशियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरोत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो सही आंसर होगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद शाह मुगल शासक के समय में किया। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल या तो अपने पास रखना है तो साइलेंट कर, वाइब्रेशन पे कर देना। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्हें मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। सिख मिशल फुल्किया ने पंजाब में पटियाला, नाभा तथा जिंद की स्थापना की। आधुनिक पंजाब के निर्माता का श्रेय सुकर चकिया मिशल को है। तो जो आधुनिक हम पंजाब को जानते हैं, उस मिशल का निर्माता सुकर चकिया मिशल को है। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिशल के थे। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा से मिला था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर की संधि की, जिसे स्थायी मैत्री संधि कहा गया।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। इस युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह से पूर्व उसके अयोग्य भाई खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह क्रमशः सिंहासन पर बैठे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के समय लड़ा गया। गुजरात का युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1849 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना की। पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष को रोपा। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला टीपू भारत का पहला शासक था। तो टीपू ऐसा शासक था जिसने अपनी यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया था। बंगाल मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी नवाब तत्कालीन मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए उसे वार्षिक कर और नजराने भेंट करता रहा। फर्रुखियर ने चिनकिलिच खान अथवा निजामुल मुल्क को दक्कन के 6 सूबों का सूबेदारी सौंपी। सन 1724 में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के शासनकाल में मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर शक्ति प्रदर्शन किया। अजीजुद्दीन जहांदार का पुत्र आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल शासक बना। सन 1759 में अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। इसने 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1806 यानी 1806 में अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। जो बहादुर शाह द्वितीय था वो अंतिम मुगल बादशाह था जो जफर उपनाम से शायरी लिखता था। यह पहला मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु भारत की सीमा के बाहर रंगून में हुई। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने यूरोपियनों के बारे में कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। राज्य, समय और संस्थापक। तो हैदराबाद समय था 1724। संस्थापक थे निजामु मुल्क चिनकिलिच खान। अवध 1722 से 24। शाह आदत खान बुरहान मुल्क। भरतपुर 18वीं शताब्दी चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी या सदी बोलें सादुतुल्ला खान। बंगाल 1719 से 1720 मुर्शीद कुली खान। रुहेल एवं बंगश पठान। बंगश पठान 18वीं सदी मोहम्मद खां बंगश। मैसूर 18वीं सदी हैदर अली। जयपुर 18वीं सदी जयसिंह। अब नेक्स्ट चैप्टर है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो ने उत्तमांशा अंतरिक्ष तथा वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की। पुर्तगाली प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री। प्रथम पुर्तगीज बोलें चाहे प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती होगा कि गुजराती होगा
गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, गुजराती होगा मुझे लग रहा है, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 14, लेकिन गुजराती उस टाइम पे कहाँ बोलते थे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1492 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट के शासक जैमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। वास्को डिगामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल है। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। तो वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया, कब आया? 1502 ईस्वी में। पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन, भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ। 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनाई गई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज की जो हरमुज है ना, एक जल संधि, तो हरमुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय जो पुर्तगाली थे उनको भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। डी कुन्हा ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगीज वायसराय जोवा डी कैस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चाउल 1531 में, दीव 1532 में, सॉल्सेट और बेहसिन 1536 और बम्बई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगीज पूर्वी तट के कोरोमंडल, समुद्री तट के मुसलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। चटगांव बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाली अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। पुर्तगालियों ने कार्ड्स आर्मेंडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्ड्स या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्ड्स प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी।
पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किए। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्ड्स या परमिट लेना पड़ा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं को खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी व अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। तो वो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलाते थे। वो लोग अगर यहाँ से वस्तुओं को खरीदना होता था तो पुर्तगीज सोना, चांदी और अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट मन केरल वाले साइड से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली राफ्टा यानी वस्त्र, जींस आदि ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 कुंजरेडो भारत लाते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45 ईस्वी के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला था भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना। दूसरा था गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटपाट को अपना नीति का हिस्सा बनाना। तीसरा, नए उपनिवेश ब्राजील की खोज। चौथा, अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। पांचवा है अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक। उसके बाद क्या है, छठवां, पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का आर्थिक नियंत्रण। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा में से प्रकाशन हुआ। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबिया और मासरेत के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गॉथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो पुर्तगालियों के साथ भारत में गॉथिक स्थापत्य कला का भारत में आगमन हुआ। नेक्स्ट थे डच। 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी भाषा लिखी है कि आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था 65 लाख गिल्डर थी। कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी। भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार, इंडोनेशिया से लोग मसाला का व्यापार करते थे, उसमें थी। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगरों की स्थापना की। 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया। डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की।
तो पूछा जाता है कि डचों का जो पहला कारखाना था वो कहाँ पे था। तो डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने इस प्रकार हैं। पुलिकट में 1610, विमलीपट्टम विमलीपट्टम 1641, चिंसुरा 1653 और सूरत में 1660 ईस्वी में, करिकल में 1645, कोचीन में 1663, बालासोर और नेगापट्टम में 1658। कासिम बाजार पटना में भी डेट नहीं दी है लेकिन लग रहा है 1653 है। डचों द्वारा भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच लोग मुसलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बना। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण कराया। बंगाल से क्या लेके जाते थे? बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरफ से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। तो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नेक्स्ट है अंग्रेज। तो पुर्तगाली के बाद डच पड़ा, डच के बाद अंग्रेज आए। उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को के लिए हुई। 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया। शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर
सूरत के व्यापारी से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। 6 फरवरी 1613 ईस्वी में ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। टॉमस एडवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। टॉमस एडवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 को रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा। इस बीच रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ोच, बड़ोदरा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंतम को निर्यात करती थी। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। 1687 तक बम्बई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया तथा बम्बई नगर की स्थापना, एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। ओंगियार ने बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए एक टकसाल की स्थापना की। ओंगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी रॉल्ट 1677 से 82 हुआ, तो ओंगियार का उत्तराधिकारी रॉल्ट हुआ। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिली। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजी कारखाने खोले गए। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गई, जहां 1633 से 1663 के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। वहीं 1683 से 85 में अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवाद, अन्य यूरोपीय कंपनियों के
अधिकृत और अनधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा हेतु एक फरमान जारी किया। 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान एक आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। जो विलियम हेजेज था वो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुई थी। मुगल सम्राट जो अंग्रेज थे और अंग्रेजों के बीच जो पहली भिड़ंत थी वो 1686 में हुगली में हुई। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर लिया। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों का पलायन करने के लिए हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया। अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। ज्वारग्रस्त माने जहाँ ज्वार भाटा आता हो, वैसे ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों चारनाक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉब चारनाक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1691 को जॉब चारनाक ने सुथनाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्दवान जिले में बर्दवान जो वहाँ पे बंगाल में एक जिला है बर्दवान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सुथनाटी कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीम मुसान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुथनाटी, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी प्राप्त हो गई। कंपनी को कालीकत्ता कहाँ लिखा हुआ है कलकत्ता को? कंपनी को कालीकाता, गोविंदपुर और सुतनाटी गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिली। कालीकाता, गोविंदपुर और सुतनाटी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता इन तीनों को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारनाक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की नींव पड़ी। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम्स का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना लिए गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खान ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन को सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 को लिया गया। दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 1708 और 9 में कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन
सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन सर्जन तथा ख्वाजा सेहुर्द आर्मेनियन दुभाषिया शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणामस्वरूप खुश होकर फर्रुखशियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। फर्रुखशियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। फर्रुखशियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फर्रुखशियर द्वारा दिए गए फरमान की बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान ने फर्रुखशियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मराठा सेना नायक कान्होजी अंगारिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14वें फ्रांस के सम्राट का शासनकाल कई युगांतरकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपने देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। 1672 में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर सैन थोमी को छीन लिया। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेरखान लोदी से पौंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से 92 का चंद्रनगर की स्थापना की गई। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पौंडुचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 में संपन्न रिजविक की संधि के बाद पौंडुचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। 1701 में पौंडुचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। पौंडुचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में कमी आई। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा। 1706 से 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में ह्रास हुआ। परिणाम स्वरूप 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई
थी। राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी, अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए तथा सिपाहियों की भर्ती प्रतिरक्षा के लिए किया था। 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो लड़े गए युद्ध थे उनको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र, जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था, पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। तो 20 वर्ष तक इनमें संघर्ष हुआ। कोरोमंडल कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद, मद्रास और पौंडुचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थीं। तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी आरकाट थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 का तत्कालीन कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस ला बुर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना का फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया। जून 1748 में अंग्रेज रियर एडमिरल बॉस्काबेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पौंडीचेरी को घेरा, परंतु सफलता नहीं मिली। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हेतु 1740 में ऑक्सला सैपेल, कहीं कहीं एक्सला सैपेल भी देता है, तो ऑक्सला सैपेल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। तो मद्रास क्या हुआ? पुनः अंग्रेजों को मिल गया। जो एक्सला सैपेल की संधि है या ऑक्सला सैपेल की संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है मैच दी फॉलोइंग में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया। चांदा साहब ने 1749 में अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्से पर अधिकार कर लिया, लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। लेकिन 1750 में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव, जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बनाया गया। डुप्ले के बारे में J.R. मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 का तत्कालीन कारण था क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन का शुरुआत हुई। तो ये वांडीवास के युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी पराजित हुए थे और फिर उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो 16 जनवरी 1761 को पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
16 जनवरी 1761 को पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी शक्ति का भारत में क्या असफलता के कारण रहे। तो पहला था फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, दूसरा था कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, तीसरा था इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, चौथा है फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आयरकुट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। यहाँ पे क्या दे रखा है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित व्यक्तित्व। तो वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे भारत का प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था, जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, गैरोल्ड अंगियार ये बम्बई के वास्तविक संस्थापक थे, जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स कलकत्ता का प्रथम प्रशासक, विलियम नॉरिस 1638 में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ, फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, शोभा सिंह वर्धमान का जमींदार 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया इसने, इब्राहिम खान कालीकाता गोविंदपुर और सूतानटी का जमींदार, जॉन सुरमन मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले विशिष्ट मंडल का मुखिया, फादर मान सरेठ थे अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष, कैरोन फ्रैंक भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की। अब महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं, जैसे 1498 में वास्को डिगामा का भारत आगमन, 1500 में द्वितीय पुर्तगीज यात्री कैम्ब्राल का भारत आगमन, 1501 में दूसरी बार वास्को डिगामा का भारत की यात्रा पर आना, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार, 1530 में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी, 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1661 में पुर्तगीजों ने मुंबई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दिया, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1690 में जॉब चारनॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना, 1759 में वेदरा का निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर किया, 1760 में वांडीवास का निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर किया, 1708 से 1709 ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय। तो ब्रिटेन की जो दो प्रतिद्वंदी कंपनियां थी उनका आपस में विलय हो गया 1708 से 1709 में। उसके बाद लास्ट में सबसे आए थे डेनमार्क के वासी, तो उनको डैन कहेंगे। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इस कंपनी ने 1620 में त्रैंकोबार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर यानी बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। सेरामपुर डैनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। डैनों यानी डचों, ये जो डेनमार्की थे। 1845 में डैन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज को बेच दिया। कंपनी और उनका स्थापना वर्ष दिया है एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी 1498, बैरिगिदे ओस्ट इंडीसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, कहीं कहीं पे 1599 भी दिया जाता है। कैंपने डेस इंडेस ओरिएंटलेस 1664, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था। तो पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डैन आए, फ्रांसिस। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। एग्जाम में पूछता है
कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली, और सबसे अंत में गए भी पुर्तगाली 1961 में। तो यहाँ पे हो गया हमारे ये चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब।